नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश में जहां 90% हिंदू हैं, वहां बीजेपी परेशान क्यों हो गई है? 90% हिंदू आबादी वाले इलाके में भी बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं। यह बात नवंबर में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। दिसंबर में पता चलेगा कि सनातन वोट किधर खिसक गया। जनवरी में सनातनी वोट की घर वापसी शुरू हो जाएगी। वो कैसे होगी? बीजेपी क्या चमत्कार करने वाली है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बीजेपी को हिंदू ही चुनाव हरा रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भगवा लहर कमजोर हो गई है? काउंटिंग से पहले बीजेपी उन राज्यों को लेकर क्यों टेंशन में है जहां हिंदू वोटर 90% से ज्यादा है? बीजेपी इसे अपना सॉलिड वोट बैंक मानती है। 2014 और 2019 में बीजेपी को इसी वोट बैंक ने बम्पर जीत दिलाई। लेकिन 2023 के रुझान क्यों इशारा कर रहे हैं कि हिंदू वोटर का मूड चेंज हो रहा है? मोदी मोदी का जयकारा लगाने वाला हिंदू वोटर क्या अब गियर शिफ्ट कर रहा है? राजस्थान, जहां 5 साल में बदलाव का रिवाज है, वहां बीजेपी क्यों जीत के प्रति आशंकित है? राजस्थान में 90% हिंदू वोटर हैं। जहां 90% हिंदू हैं और सिर्फ 10% मुसलमान, वहां बीजेपी क्यों परेशान? मध्य प्रदेश में 18 साल तक बीजेपी को हिंदू वोटर ने सिराखों पर बिठा कर रखा, लेकिन इस बार बीजेपी हारते हारते जीत भी गई तो क्या ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? मध्य प्रदेश में 91% हिंदू हैं, फिर भी बीजेपी को जीत में कुछ शक है। काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी के तमाम नेता मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? 2024 में बीजेपी अब मोदी और मंदिर के ही भरोसे रह गई है। 22 को अयोध्या में दिवाली, 24 की जोरदार तैयारी। पांच 100 साल का इंतजार, अब राम मंदिर तैयार। सनातन वोट 80%, जीत की गारंटी 100%। बाईस जनवरी 2024, ये तारीख याद कर लीजिए। इसी दिन पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा। इसी तारीख को 500 साल के संघर्षों के बाद सनातन की सबसे बड़ी जीत के प्रतीक राम मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके साक्षी बनेंगे। उससे पहले राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें देख लीजिए। दीवारों पर बनी नक्काशी देख लीजिए। देवी देवताओं की उन प्रतिमाओं के दीदार कर लीजिए जिन्हें देखने के लिए पब्लिक को जनवरी के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। राम मंदिर सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, ये डबल इंजन सरकार की गारंटी है। योगी और मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राम मंदिर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है। याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 22 जनवरी से पहले योगी फुल फॉर्म में है। धर्म और कर्म का बेजोड़ संगम बना रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह के साथ रामलला के दर्शन किए।
इसके बाद तीनों ने अफसरों से अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का अपडेट लिया। योगी ने खुद एयरपोर्ट को घूम घूम कर देखा और यह सुनिश्चित किया कि 22 जनवरी से पहले ही श्री राम एयरपोर्ट उड़ान के लिए रेडी रहे। श्री राम एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो चुका है। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन चुका है। टर्मिनल 1 से एक बार में 500 यात्री सफर कर सकते हैं। कैट 1 और रनवे सेफ्टी एरिया का काम पूरा हो चुका है। यहां ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जिनसे धुंध और कोहरे में भी लैंडिंग हो सकेगी। एटीसी टावर का भी काम पूरा हो गया है। सरकार ने अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट को बनाने में 320 करोड़ खर्च किए हैं। इसे राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही आपको एहसास होने लगेगा कि भगवान राम की नगरी अयोध्या पधार चुके हैं। अयोध्या को हवाई मार्ग से सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद से कनेक्ट किया जा रहा है। शुरुआत में दिल्ली के लिए रोज और अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट मिलेगी। अब तय है मंदिर मार्ग ही 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनेगा। इससे बीजेपी 80% सनातन वोट को कनेक्ट कर सकती है। विरोधियों को 20% वोट की लड़ाई में उलझा सकती है। इस मार्ग पर विरोधी स्पीड ब्रेकर भी नहीं बना सकते। राहुल, प्रियंका और अखिलेश इस मार्ग पर चलने का जोखिम भी नहीं ले सकते। अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी के सामने कोई विरोधी टिक नहीं सकता। कांग्रेस साथी तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। विरोधियों ने मंदिर कार्ड की काट के लिए मंडल कमंडल का पुराना फॉर्मूला निकाला है। बीजेपी जिसे सनातन वोट बैंक कहती है, विरोधी उसे पिछड़ा, दलित और सवर्ण में बांटकर 24 की राजनीति सेट करना चाहते हैं। अंतोगतवा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश आता है। कभी कभी ये आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं। तब से पूरे देश में यह आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। हालांकि 2017 में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई, 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया, 2022 में जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों चुनाव हार गए। योगी के आगे उनका कोई गठबंधन नहीं टिक पाया। जब अवसर मिलता था तब गरीबों की हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे। हर नौकरी भाई भतीजे बात की भेड़ चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती थी। इंसेफ्लाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे, तब पीडीए याद नहीं आता था।
तब माफिया और अपराधियों का संरक्षण करते थे, कहीं राजूपाल की हत्या करवाते थे और कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कोई उस समय इनको पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय। पीडीए, उन भाई और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं था, तब पीडीए की याद नहीं आ रही थी। अब सवाल यह है कि अखिलेश और राहुल गांधी क्या जाति जनगणना से योगी के सनातन कार्ड को काट सकते हैं? जवाब खुद आंकड़ों में छुपा है। यूपी में करीब 52% वोटर पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें 43% गैर यादव हैं। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले, 2019 में 44% ओबीसी वोट मिले। मतलब यूपी का ओबीसी सबसे ज्यादा भरोसा मोदी पर कर रहा है। 2024 में बीजेपी इसी ओबीसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अखिलेश के कोर वोटर यादव को छोड़ रही है। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, लिहाजा यूपी में बीजेपी बाकी ओबीसी के साथ यादव वोट बैंक को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा पहले भी कर चुकी है। 2017 में 10% यादव ने बीजेपी को वोट दिया था, 57% कुर्मी वोटर ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, 61% अन्य ओबीसी जातियों ने बीजेपी को वोट दिया था। विरोधी जातीय जनगणना से ओबीसी का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मोदी जातियां गिनाकर ओबीसी की जिंदगी बदलना चाहते हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। 2024 में बीजेपी के लिए यूपी सबसे जरूरी है। यहीं पर राम मंदिर भी है और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें भी। राम मंदिर ही मोदी के तरकश में वो तीर है जो यूपी में योगी के 80-20 वाले फॉर्मूले को चुनावी एजेंडे में बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 2014 और 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी ने 2014 में यूपी में 71 सीटें जीती थी। 2019 में पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 2024 में बीजेपी 80 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन यह तभी संभव है जब बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर सनातनी वोट एक मुश्त मिले और पसमानदा वोट भी मिले। यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं। 80 लोकसभा सीटों में 36 सीट ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। 6 सीट ऐसी हैं जहां 40 से 50% मुसलमान हैं। 12 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40% मुसलमान हैं। 18 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुसलमान हैं। रामपुर और आजमगढ़ जैसे मुस्लिम गढ़ योगी ढहा चुके हैं। क्या उसी रास्ते 24 में उनका संकल्प पूरा होगा? संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक, इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है, और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके
विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना। अखिलेश के पास भी जाति जनगणना के अलावा कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है। सांड गिन रहे हैं तो बाबा बूचड़खाने की याद दिला रहे हैं। अखिलेश सड़क पर गड्ढे गिना रहे हैं तो योगी कब्रिस्तान की दीवार याद दिला रहे हैं। अखिलेश अस्पतालों में बेड जोड़ रहे हैं तो योगी चाचा भतीजा के राज में घोटाले गिनाकर हमला कर रहे हैं। तो सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। गौशाला में क्या दुर्दशा है? आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए? क्या ये पर्याप्त पैसा है? ये 250 करोड़ से अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है। गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। लेकिन 17 के पहले महानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का पे खर्च नहीं होता था। 17 के पहले विरासत के प्रति सम्मान का भाव ये नहीं था। उनको विरासत की चिंता नहीं थी 17 के पहले। 17 के पहले चिंता थी कब्रिस्तान की। लाख गोवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3,000 करोड़ रुपए मूल बजट में है। 3,000 वो भी देंगे ना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता ये नहीं है। आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गोवंश की नहीं है। आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए। इसके अलावा योगी के पास दंगा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त शासन व्यवस्था और तेजी से बढ़ती ग्रोथ रेट का सॉलिड रिपोर्ट कार्ड भी है। 17 के बाद जिनमें उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना में गरीबों के अकाउंट बैंकों में खुलवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। देश के अंदर सर्वाधिक चीनी मिलों को भी संचालित करने, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। और महोदय, सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, आयुष्मान भव अभियान, ये सभी राज्य सरकार की वे योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। और सबसे ज्यादा फोन की घंटियां राजस्थान में बज रही हैं। सबसे ज्यादा मीटिंग जयपुर में हो रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। रात 8 बजे तक महारानी चर्चा में है, लेकिन 9 बजे खबर बदलेगी। अशोक गहलोत ने अपने कैंडिडेट्स को फोन घुमाया है, कहा है कि जीत का सर्टिफिकेट ले आना और जयपुर आ जाना, क्योंकि बेंगलुरु के रिजॉर्ट में कमरा बुक हो गया है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भोपाल के वॉर रूम पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के सारे बड़े नेताओं को बुला लिया गया है। रात 2 बजे तक मीटिंग ही मीटिंग होंगी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग से पहले किसकी सेटिंग हो गई है और किसकी सेटिंग बिगड़ गई है, बताते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांसें चढ़ी हुई हैं।
क्या मिलेगा भगवान का आशीर्वाद? मुख्यमंत्री की रेस में कौन मारेगा बाजी? कल किसका होगा बेड़ा पार? पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन दो राज्यों में एग्जिट पोल के अनुमानों ने नेताओं की नींद उड़ा दी है वो हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जहां पर मामला सबसे ज्यादा फंसा नजर आ रहा है वो राज्य है राजस्थान। अलग अलग एग्जिट पोल के अनुमानों को देखें तो 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि 3 में कांग्रेस को एज मिलता दिख रहा है। लेकिन जो नंबर हर एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो है अदर्स का। लगभग सारे एग्जिट पोल का गणित ये कह रहा है कि इस बार राजस्थान की सत्ता की चाबी इन अदर्स के हाथ में होने वाली है। राजस्थान के इस बदले गणित ने ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर बैठा दिया है। पहले ये जान लीजिए कि ये अन्य कौन हैं। बीजेपी के बागी, कांग्रेस के बागी, दूसरी पार्टियां। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस कैलकुलेशन में हैं कि अगर नंबर कम रह जाते हैं तो निर्दलियों और दूसरी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई जाए। इस बात के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक एक्टिव हो गई हैं। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया था, वो प्रचार में भी ज्यादा नजर नहीं आई। माना जा रहा था कि अगर बीजेपी जीती तो इस बार किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के गणित बिगड़ने के कयास लगे तो वहां से वसुंधरा राजे की केमिस्ट्री शुरू हो गई। पहले इस केमिस्ट्री को समझ लीजिए। बीजेपी के ज्यादातर बागी वसुंधरा समर्थक, नंबर कम पड़े तो वसुंधरा के नाम पर समर्थन देंगे बागी। राजस्थान की 5 दर्जन सीटों पर बागियों ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों की हालत खराब कर रखी थी। बीजेपी के 32 बागी नेता और कांग्रेस के 22 बागी नेता इस बार मैदान में थे, जिनमें से कई के जीतने की उम्मीद भी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गेम प्लान इन निर्दलियों को लेकर ही है। इसकी पहली झलक तब देखने को मिली जब वसुंधरा राजे ने सांचौर से पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। जी गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? सांचौर में हूँ मैम, सांचौर में। हाँ तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। तो क्या वसुंधरा को हाईकमान का ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्या वसुंधरा को बीजेपी ने फ्री हैंड दे दिया है? बहुमत नहीं मिला तो वसुंधरा बनेगी सीएम, बहुमत मिला तो सीएम कोई नया चेहरा बनेगा। एग्जिट पोल का अनुमान आने के बाद राजस्थान में बड़ी हलचल के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वसुंधरा को आने वाले कल का अंदाजा था, इसीलिए वसुंधरा ने एक केमिस्ट्री आज नहीं तैयार की। दरअसल वसुंधरा समर्थकों के टिकट इस बार बीजेपी ने काटे थे, लेकिन वसुंधरा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार तो किया, पर उन जगहों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने नहीं गई जहां उनके समर्थक बागी मैदान में थे। वसुंधरा के समर्थकों की बात करें तो कैलाश मेघवाल कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कैलाश मेघवाल शाहपुरा से निर्दलीय मैदान में हैं। खंडेला से पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया, अनूपगढ़ से पूर्व विधायक शिमला बावरी, पुष्कर से अशोक सिंह रावत,
सांचौर से जीवाराम चौधरी बीजेपी के बागी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं यूनुस खान वसुंधरा के सबसे करीबी माने जाते हैं। डीडवाना से इस बार टिकट नहीं मिला तो बागियों की लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट से मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह भी टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने कई सीटों पर मिसकैलकुलेशन किया। चित्तौड़गढ़ सीट इसका उदाहरण है। यहां पर चंद्रपाल सिंह की जगह भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया ताकि वो मान जाए, क्योंकि उनकी सीट विद्याधर नगर पर पार्टी ने दिया कुमारी को टिकट दिया था। लेकिन नरपत सिंह को मनाने के चक्कर में चंद्रपाल सिंह नाराज हो गए और वो निर्दलीय मैदान में उतरकर नरपत सिंह राजवी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई बागी ऐसे हैं जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। पहले तो परिणाम हमारे पक्ष में आए और फिर मेरा तो ये मानना है, देखो मैंने भी आपको कहा था कि चुनाव मैंने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा है। मैं जो भी कार्य करूंगा जनता को पूछ के करूंगा और उन्हीं के निर्णय सर्वोपरि होंगे कि मुझे क्या करना है। ऐसे कई और चेहरे हैं जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनके जीतने की संभावना भी ज्यादा है। यानी अगर वसुंधरा जीते हुए बागियों को मना लेती हैं तो निश्चित ही उनका पलड़ा भारी होगा। वसुंधरा की उम्मीद बढ़ी हुई है, इसीलिए वसुंधरा अब मंदिर मंदिर घूम रही हैं, भगवान का आशीर्वाद मांग रही हैं। आज भी वसुंधरा जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई। वहां उन्होंने पूजा पाठ किया। उसके बाद वो दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची और वहां भी हनुमान जी का आशीर्वाद मांगा। हालांकि बीजेपी नेता इसे पुरानी परंपरा बता रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। जब भी किसी युद्ध के लिए राजा जाया करते थे तब वो भी देवी देवताओं की आशीर्वाद लेके जाते थे, तो ये भी लोकतंत्र का युद्ध है। चुनाव जब शुरू हुआ था तब बीजेपी में सीएम की रेस में कई उम्मीदवार थे। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अभी भी यही कहना है कि पार्टी जिसे तय करेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया है। मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया, उसका हम सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से निर्वहन किया। लेकिन एक टीम राजस्थान, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। टीम राजस्थान ने मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर कमल के निशान के ऊपर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। वसुंधरा जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए तो भी बीजेपी आसानी से गहलोत के लिए मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि किसी तरह के जोड़तोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। वसुंधरा के एक्टिव होने के बाद से अशोक गहलोत भी अपना पाला मजबूत करने में लग गए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक किए हैं जहां विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। गहलोत साहब की जरूर तैयारियां हैं। उन्होंने बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कर लिए और सबको बाड़े में ले जाकर बंद करेंगे और 3 तारीख को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है। वो सब वहाँ जाके हार जाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस से की जा रही है। मैं बड़े ऐसे आश्वस्त विश्वस्त सूत्रों से कह रहा हूँ आपको। और सब जो उनकी नज़र में जीतने वाले हैं, जो जीत नहीं रहे, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बाड़ेबंदी की राजनीति 5 साल तक गहलोत साहब ने राजस्थान में की है और राजस्थान को कंगाली की तरफ धकेल दिया। तो क्या कांग्रेस को डर है कि बीजेपी उनके विधायक तोड़ सकती है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास विधायकों को रिजॉर्ट ले जाने की बात से इनकार नहीं कर रहे। खाचरियावास ने कहा कि अगर सीटें 100 से कम आईं तो जादूगर गहलोत को सरकार बनाना आता है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि गहलोत को जीत का यकीन नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के इंतजाम करने में लगे हैं। मान लीजिए यदि सीटें 90 से 100 के बीच में आती है तो सब काम ही होंगे, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है।
अभी हमारे कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आगे हमें समर्थन दे देंगे। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको पता होगा। कल आप बताइए जो सर्वे आए हैं, बीजेपी कुछ सर्वे में आगे तो कुछ सर्वे में हम भी आगे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं जी। मैं तो फील्ड में रहा हूं पूरा, कोई किंतु परंतु नहीं। तो गहलोत साहब के बयान तो अगर मगर में है ना। आप उनके सारे 2 दिन से बयान उठा के देखो, वो खुद ही कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, रिसोर्ट में शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपने हम इस पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं जी। जनता के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में सीएए चल रहा है। अंग्रेजी के ये 3 अक्षर पाकिस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमित शाह ने कोलकाता में कहा कि सीएए कानून लाकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस पर पाकिस्तान के हिंदुओं के बीच अपनी किस्मत संवारने की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। कानून भारत में बन रहा है और इसके लिए ताकत लगाई जा रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हिंदुओं का दर्द है बंटवारा और इस दर्द की दवा है सीएए। इसीलिए ये लोग भारत की तरफ बड़ी हसरत से देख रहे हैं। सीएए को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहां बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर भाई और बहनों जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं। मुझे टीमों के वापस कराए दियो, मुझे टीम वापस कराए दियो, मुझे देखी दया के बात ही भाई। भारत में सीएए पर फिर से बात शुरू हुई तो पाकिस्तानी हिंदुओं के आंसुओं का बांध फूट पड़ा। बिस्मिल्लाह। छोटी जो बच्चियां होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स देता है। वसल्लम अशहदो। अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे हर साल 1000 हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। तो बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊंगा यहाँ। मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी जो ट्रेन पहले भी चल रही थी ये चालू कर दे तो हम इंडिया चले जाए। पाकिस्तान के हिंदू किस हालत में हैं? कविता, पूजा, निशा, मानी, राधा और सुनीता सब की सब पाकिस्तानी हिंदू लड़कियां, सब की सब अगवा कर ली गईं, रातों रात इस्लाम कबूल करवा दिया गया और किसी मुसलमान से शादी करवा दी गई। ये घटनाएं पाकिस्तान के सिंध के सिर्फ एक इलाके की हैं और सिर्फ नवंबर महीने की। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल के 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। पाकिस्तान में हिंदुओं की बची खुची आबादी ज्यादातर सिंध प्रांत में ही सिमटी हुई है। इसीलिए सिंध में थोक के भाव कन्वर्शन फैक्ट्रियां चल रही हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज की शह पर यहां सैकड़ों मौलाना हजारों हिंदुओं का धर्म बदलवाकर उन्हें मुसलमान बनाने में जुटे हैं।
हमने सुना है कि सिंध वाली साइड पे जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और वो माइनर बच्चे होती हैं 12 साल 13 साल, और उसके बाद उनको कभी अपने जो है परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। इसके लिए जो है ना बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। छोटी जो बच्चियां होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देता है। हमारे पास काफ़ी ऐसे लश्कर तैयबा में नाम नहीं लेना बिल्कुल ऐसे है तो ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जब घर से निकलती हैं, मुसलमान होती हैं, तो उनकी माओ को आपने देखा होगा पैरों पे उनके गिरते हुए, मगर उनका ब्रेन इतना वॉश हुआ होता है कि वो किसी की तरफ देखती नहीं है और नहीं अगर उनकी जबान पर आता है कि हमें इनके पास जाना ही नहीं है। लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। ज्यादातर लड़कियां आपने देखे होंगे जो भी वाकयात हुए उसमें जो है ज्यादातर जो है बच्चियां आई। हाँ बच्चियां है, बाकी लड़कियां ज्यादा ही जा रही हैं लड़कों के बनिस्बत। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की इन कन्वर्शन फैक्ट्रियों में मौलाना, नेता, पुलिस और कोर्ट सबकी बराबर भागीदारी है। पहले नाबालिग लड़कियों को अगवा किया जाता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए उनकी उम्र 18 साल बताई जाती है। इसके बाद उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, माँ बाप की हत्या की धमकी देकर शादी करवा दी जाती है और फिर कोर्ट में पेश करके कहा जाता है कि लड़की बालिग है, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला और शादी कर ली और कोर्ट इसे मंजूरी दे देती है। पूजा 13 साल है, इतना के रगवा करी भी हो, इतना कबर के खड़ी भी हो। कल 6 बजे मुझे दीमो के मोटा है दियो वापसी कुर्ब करो असा कने दे इतला कयो है, मुझे दीमो के वापस कराए दियो, मुझे दी वापस कराए दियो। मुझे देखी दे के बात ही भाई खबर किया खड़ी बिया किया ना खड़ी बिया किते आ किते ना, मुझे दी मगे मिले, मुझे दी मिले मगे। नाबालिग रजीता भी इसी साल अक्टूबर में अगवा की गई थी, लेकिन वो किसी तरह भागने में कामयाब रही। उसने कोर्ट में बयान भी दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। इसके बावजूद सिंध की अदालत ने उसे घर की बजाय शेल्टर होम भेजने का आदेश दे दिया। छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो जबरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती है, सो वी शुड स्टॉप इट। 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया, ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल अभी तो वो इस्लाम कबूल कर लेती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। ये सभी 1000 लड़कियां मुसलमान बना दी जाती हैं। पाकिस्तान के हिंदू परिवारों के लिए ये महज आंकड़े नहीं बल्कि वो दहशत है जिसके साए में वो दिन रात घुट घुट कर जी रहे हैं। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत से है। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी।